नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 9वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर जिस बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारी ये प्यारी बहन पिछले 20 वर्षों से अपने वैवाहिक जीवन के अंदर नरक को भोग रही हैं। इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि प्यारे भाई, पिछले 20 सालों के अंदर मैंने इतनी रोटी नहीं खाई होगी जितनी मैंने मार खाई है। इन बहन की हमने कहानी सुनी तो उससे हमें पता लगा कि इस बहन ने हर जो उच्चतम से उच्चतम स्तर का टॉर्चर होता है, जो अत्याचार होता है, चाहे वह मानसिक स्तर पे हो, चाहे वह शारीरिक स्तर पे हो, या चाहे वह आत्मिक स्तर पे हो, इन तीनों स्तरों पे इस बहन ने सबसे उच्च श्रेणी का जो अत्याचार हो सकता है उसको अपने जीवन के अंदर सहन किया है, उसको इसने जिया है। ना जाने कैसे इसने अपने बच्चों को बड़ा किया है। इन बहन की कहानी सुन करके हम पूरी तरह से दंग हो गए थे। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि काउंसलिंग के सेशंस तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इन एपिसोड्स के अंदर हम उन्हीं सेशंस को शेयर करते हैं आप सभी के साथ, जिन सेशंस की कहानी सुनकर के हम खुद दंग हो जाते हैं, खुद हैरान हो जाते हैं, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मनुष्य का स्तर, मनुष्यात्माओं का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि जैसे मनुष्य का तो केवल चेहरा है, मनुष्य का तो केवल शरीर है, लेकिन साक्षात राक्षस और राक्षसी शक्तियां जिन लोगों के अंदर वास करती हों, जिनका अगर ये चेहरा छील कोई पाए और परत हटा करके उनके पीछे का असली चेहरा अगर कोई देखे तो उसके पीछे का वहशी दरिंदा ही नजर आएगा, एक जानवर नजर आएगा, और जानवर भी कैसा, जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये बहन पिछले 20 वर्षों से जीती आई हैं। न जाने आज कैसे आज जीवित हैं। वैसे तो ये खैर केस सामने आया था, बहन ने बताया था कि शायद वो जीवित है तो केवल अपने ही बच्चों की वजह से। न जाने कब से इनके मन के अंदर यही विचार कौनते आए हैं कि मैं अपने प्राण दे देती हूँ। लेकिन ये बात बहन बताती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और उनका मुंह देख करके मुझे बार बार ऐसा लगता था कि अगर मैं चली जाऊंगी तो ये राक्षस जो मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं, ये मेरे बच्चों को नोच नोच कर खाने लग जाएंगे, तो उनका मेरे बाद क्या होगा। इसकी वजह से आज तक ये बहन जीवित हैं। इनके 2 बच्चे हैं, लगभग 18-19 वर्ष की आयु की एक कन्या है और लगभग 14-15 वर्ष की आयु का इनका एक पुत्र है, जिनके जीवन को ये बर्बाद नहीं होने देना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये बहन आज तक जीवित हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत के अंदर ही आपको पता चलेगा कि इस बहन की परिस्थितियों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद इनकी मुसीबतों से इनको उबारने के लिए हमने इनको क्या सजेशंस दिए, इनको क्या रिकमेंडेशंस दिए। और अगर आप भी अपने जीवन के अंदर किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं, अगर आप भी किसी मिलती जुलती सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आपको भी अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें और आप भी एक सुखी जीवन को जो है जी सकें। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप हमारी सेवाओं का विस्तार करने में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। उस बटन का इस्तेमाल करके आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं काउंसलिंग के केस की तरफ। दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि पिछले 20 वर्षों से तो ये इन राक्षसों की कैद के अंदर अपना जीवन जी ही रही हैं, लेकिन इनकी इस जेल में रहने की जो ट्रेनिंग है वो इनके बचपन से ही, इनके जन्म लेने से ही शुरू हो गई थी। ये बहन ऐसा बताती हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के पेरेंट हैं। ये बताती है इनके पिताजी कहा करते थे कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियों के ऊपर कोई भी जरा सी भी उंगली उठाए, जिसकी वजह से ये बताती हैं कि पिताजी ने ऐसा एनवायरनमेंट इनके जीवन के अंदर क्रिएट कर दिया था कि इनका अपने ही घर के अंदर दम घुटता था। इनके पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि बेटियां स्कूल जाएंगी तो वो ही लेकर के जाएंगे और छुट्टी होते ही वो ही लेकर के आएंगे। बेटियों को, लड़के तो छोड़ो, बाहर लड़कियों से भी बात करने की आज़ादी नहीं। घर के अंदर इनको ऐसा सिखाया जाता था कि बेटा तुम्हारे को चुप रहना है, ज़्यादा लड़कियां बोलती हुई अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, ज़्यादा लोग बोलते हुए अच्छे नहीं लगते तो समझ में आता है, ज़्यादा लड़कियां बोलती हुई अच्छी नहीं लगती का मतलब क्या है? मतलब कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि दूसरे लोग मेरे बेटियों के बारे में या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसकी आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब दोस्तों, जमाने में क्या होता है कि लोग कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी चीज से, ये प्रोटेक्टिव नेचर को लेकर के भी, तो इस प्रोटेक्टिव नेचर के चलते ये बहन बताती हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बुरा बचपन देखा। पिताजी प्यार प्रेम बहुत करते थे, स्नेह बहुत था बेटियों से, लेकिन इसकी वजह से पिताजी ने पूरे जीवन भर इनको कैद करके रखा। एक दूसरे व्यक्ति को परखना क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति क्या होता है, कैसे समझ में आए कि वो मेरे साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा, मैं उसके साथ जीवन बिता पाऊंगी या नहीं बिता पाऊंगी, या लोगों की चालाक सोच कैसे होती है, कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक व्यक्ति को जो एक्सपोजर चाहिए होता है कि वो दुनिया में बाहर निकले और लोगों से बात करे, देखे कि लोग किस प्रकार से डील करते हैं, किस प्रकार से दूसरों को दबाते हैं, किस प्रकार कैसे अच्छे लोग होते हैं, कैसे बुरे लोग होते हैं। तो ये बताते हैं कि हमें ये सब कुछ पता ही नहीं चला कभी कि ऐसे बुरे लोग भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमें कभी वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला और हमारे को लगता था कि यही जीवन है। तो कम से कम जब पहले हमारा विवाह नहीं हुआ था तो कम से कम हमारे माता पिता का एक स्नेह तो था, हम बेटियां तो थे उनके। लेकिन जैसे ही शादी हुई और शादी होते ही जैसे ही मैं एक लड़की से एक पशु बन गई, जैसे ही मैं एक लड़की से काम वाली बन गई, जैसे ही मैं एक मनुष्य से एक ऐसा रोबोट बन गई जिससे काम कराया जा सकता है, जैसे एक बोतल से निकला हुआ जिन होता है कि अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है। और जिन का काम क्या है? केवल कहना हुकुम मेरे आका। अब दोस्तों, बहन कहती हैं कि ये सब कुछ इनके साथ विवाह के बाद होने वाला था। इसके इंडिकेशंस तो इनको उसी समय मिलने लग गए थे जिस समय इनके पति अपने परिवार के साथ इनको देखने के लिए आए थे। जब दोस्तों लड़का लड़की की देख दिखाई की रस्म होती है तो उसमें क्या होता है कि परिवार वाले लड़का लड़की को अकेले बिठा देते हैं। ये बताती है जिस समय इनको ये बोला गया तो इन 2 खाट बिछाए हुए थे, तो एक खाट पे इनके पति सामने बैठे थे, एक खाट पे उस तरफ ये बैठे थे, इन दोनों को आपस में बात करनी थी। उस समय लड़के की भाभी वहां आकर के बैठ जाती हैं और उनका बेटा भी आकर के बैठ जाता है। तो बेटा को इनके पति गोद में ले लेते हैं और जो भाभी है वो उनके पति के मतलब बाहों के अंदर बाहें डाल करके इस प्रकार से, मतलब एक हाथ ऐसे पकड़ करके ऐसे करके बैठ करके सामने से बात कर रही होती हैं। अब ये बताती हैं कि आज अगर मैं वो लड़की होती जिसके पास कोई ऐसा रिश्ता देखने आता तो मैं पहचान जाती कि भैया ये तो कुछ इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और हम दोनों बात कर रहे हैं। उस समय ही ये भाभी क्यों यहाँ पर आई है। लेकिन ये बताते हैं कि मैं उस समय इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लिटरली बाहर की दुनिया का जीरो एक्सपोजर दे रखा था पिताजी ने, बिल्कुल जीरो। मतलब मैं बिल्कुल, एक वो होती है ना गाय होती है ना, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस ये पता है कि उसको काम क्या करना है, बस इतना ही। वो मतलब दुनियादारी क्या है कहती है, मुझे जीरो उसकी नॉलेज थी। तो कह रही मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये क्या है। लेकिन वो आज मैं देखती हूँ कि जैसे वो दोनों बैठे हुए थे और जैसे वो एक दूसरे को छू रहे थे तो उससे क्लियरली वो दिख रहा था कि पता नहीं वो मुझे क्या वहाँ पर मैसेज देना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। लेकिन ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिताजी ने इनको बुलाया एक अलग कमरे में, जब हम वहाँ से वो हो गए एक दूसरे से मिल लिए और आपस में कुछ बात ही नहीं हुई इन दोनों की, लड़का और लड़की की, बस ये एक दूसरे को देखते रहे। तो इनके पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो ये कहती है इतने में अभी मेरे पिताजी पूछ ही रहे थे कि तुम्हें लड़का पसंद है, ठीक लगा, उतने में घर के अंदर जो है शोर मच गया कि हाँ भाई बात पक्की होगी, बात पक्की होगी, बात पक्की होगी। पता नहीं इनकी चाचियाँ मामियाँ वगैरह रिश्तेदार घर में थे, उन्होंने पता नहीं कैसे आपस में लड्डुएं खिलाने शुरू कर दिए। अब ये बताती हैं कि अब एक बार क्योंकि बात पक्की होगी, बात पक्की होगी, घर में बात हो गई थी, तो मैं ये बात बोल करके कि मुझे लड़का पसंद नहीं है या मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो उससे मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाती, इसीलिए मैंने जो है सोचा कि चलो जो हो गया वो ठीक है, पिताजी तो लाए थे ना ये रिश्ता। अब इसके अंदर ये बताती हैं कि पहले जो इनके पिताजी हैं उन्होंने भी इस रिश्ते को पसंद नहीं किया था क्योंकि लड़के का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था और इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था। लेकिन पिताजी ने लड़के का कारखाना देखा जहाँ पे लड़के की मतलब फैक्ट्री में गए और देखा कि लड़का बहुत मेहनती है
और अच्छा खासा उसका बिजनेस है। तो इनके पिताजी को लगा कि नहीं, जो ये लड़का है ये बेटी को जो है अच्छा इसका भरण पोषण करा देगा, तो इसकी वजह से जो है पिताजी ने हाँ बोल दिया। अच्छा, यहाँ बाहर शोर मच गया कि बात पक्की होगी, बात पक्की हो गई। तो लड़के वालों ने अगले 2 हफ्ते के अंदर ही शादी की डिमांड कर दी। अब पता नहीं लड़के वालों को क्या जल्दी थी, उनकी माँ को, उनके पिताजी को क्या जल्दी थी। शायद कोई ऐसा राज बीच में था, लड़के वाले नहीं चाहते थे कि उनका राज खुल जाए। तो इसके चलते जो है उन्होंने कहा कि नहीं, फटाफट फटाफट। और दोस्तों, वो होता है ना, जब बुरा वक्त आना होता है तो क्या होता है, सब चीज़ें फिर हो भी जाती हैं। तो 2 हफ्ते के अंदर ही ये बोलते हैं कि भाई मेरा उनसे विवाह हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, ये बताते हैं कि इनके जो वुड बी हस्बैंड थे, उन्होंने इनको कहा कि भाई मैं तुम्हें कॉल करूँगा, है ना, मतलब 2 हफ्ते के बीच में कॉल करूंगा। लेकिन ये बताते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर इनके जो होने वाले पति थे, उन्होंने 2 बार ही इनको फ़ोन किया। और जब फ़ोन किया तो केवल उन्होंने यही कहा, रात के समय फ़ोन आया, उन्होंने यही कहा कि भाई मैं ना खाना खा करके सो रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, काम से आया हूँ, खाना खा करके सो गया। 2 बार यही। तो ये बताती हैं कि भाई मैं तो ऐसे नेचर की थी, मेरी इनसे सगाई हो गई तो मैंने तो पूरा इनको दिल दे दिया कि भाई हाँ भी अब यही हैं मेरे सब कुछ जो हैं, क्योंकि मेरा इनसे रिश्ता होने वाला है। तो कह रही मैं 2 हफ्ते में वेट करती रह गई। जब ऐसे किसी का रिश्ता होता है तो सामने से बहुत ज़्यादा एक तड़प होती है कि मैं बात करूं, मैं बात करूं, मैं बात करूं। लड़के को भी होती है, लड़की को भी होती है। लेकिन ये कहती है उनका ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब ये बताती हैं कि जैसे ही ये लोग विवाह करके गए तो जो इनकी सासू माँ हैं, जब शादी हो गई, सासू माँ ने जाते ही सबसे पहले इनके आगे हाथ किया और कहा कि शगन के सारे लिफाफे दे दे। जैसे जब शादी होती है तो उसके अंदर क्या है, शगुन के लिफाफे मिलते हैं ना, और क्या है, लड़की वाले के घर वाले भी उनको एक पर्स दे करके भेजते हैं जिसमें वो कैश डाल के भेजते हैं कि लड़की को रस्में करनी होती है तो कुछ कैश उसको चाहिए होता है उसके लिए। तो कहती है सासू माँ ने सबसे पहली बात यही बोली घर पे आते ही कि सारे के सारा वो कैश जो है मेरे को दे दे। अच्छा, फिर ये बताते हैं कि अगले ही दिन से इनके जो उस घर के अंदर का जो माहौल है वो बहुत ही अजीब सा नज़र आने लगा। कह रहे हैं जो घर के अंदर जो इनकी भाभी हैं वो बहुत ही ऊट पटांग से कपड़े जो है पहन करके घूमने लग गई। कपड़े ऐसे, मतलब आज से हम 20-25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कपड़े मतलब उस समय भी इतना ज़्यादा नहीं होता था ये चीज़, है ना। और जॉइंट फैमिली में तो बिल्कुल नहीं होता, अकेले कोई घर में रहता हो तो बात अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग टाइप के मॉडर्न कपड़े जो हैं इनकी जो भाभी हैं वो घर के अंदर घूमे पहन करके। तो इनको ये कहती है मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसे जॉइंट फैमिली में कोई कैसे कर सकता है, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा ओके थे उससे। कह रहे अगले दिन से ही इनको इंस्ट्रक्शन मिल गए कि अपने घर में तुम बात नहीं करोगी, ठीक है। और ये बताते हैं कि जैसे वो होता है ना कि शादी करके आ जाते हैं फिर फेरा डलवाने के लिए लड़की को भेजते हैं, उसके लिए भी इनको नहीं भेजा गया। अगले ही दिन से जैसे इनको घर के अंदर बंद कर दिया गया। अभी ये कहते हैं कि शादी का पहला ही दिन था, मतलब अगला ही दिन था, अगले ही दिन से सुबह सुबह इनके ऊपर ऑर्डर जो है वो उन्होंने, घर वालों ने वो देने शुरू कर दिए कि भाई अब ये बनाओ, अब ये बनाओ, अब ये बनाओ, अब ये बनाओ। तो मतलब जैसे एक ही दिन के अंदर 4-4, 5-5 अलग अलग सब्जियां बनवाना। और बताती जिस दिन मैं शादी करके गई उसी दिन, वो उससे पहले काम वाली लगी हुई थी, उसी दिन उन लोगों ने अपनी काम वाली को निकाल दिया कि अब भैया दूसरी काम वाली आ गई है परमानेंट, अब तुम्हारे को तनख्वाह नहीं देंगे हम। तो काम वाली को उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें बताते हैं कि आज तक भी इनके जो फादर इन लॉ हैं वो लगभग 75 वर्ष के हो गए हैं। ये बताती है कि कई बार इन्होंने नोटिस किया है कि इनके जो फादर इन लॉ है वो आज भी जो है अपने फ़ोन के अंदर जो है अश्लील जो वीडियोज़ होती है वो देखते हैं। उसके साथ साथ ये बताती है कि इनको, जैसे इन्होंने बताया कि ना वो पर्पसली वो लोग क्या करते थे, इनको ना भूखा रखते थे, खाना नहीं खाने देते थे इनको। और खाना लेकर के, अगर सबका काम करके अगर ये खाना लेकर के बैठ गई हैं तो उस समय जो है इनको बातें सुनाते रहते थे। अब थोड़े टाइम तक तो ये झेलती नहीं उस चीज़ को, क्या झेलती तो ये ज़िंदगी भर ही रही, लेकिन शुरू शुरू में इस प्रकार से इनके ऊपर हुआ कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा दे दिया गया, फ़ोन घर पे करने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और उसके बाद कुछ नई चीज़ें इनके सामने आने लगी, जैसे दिन के समय, दोपहर के समय जब रेस्ट करने का टाइम होता है तो उस समय इन्होंने बताया कि इनके पति जो हैं, जो इनकी भाभी हैं, उनके कमरे के अंदर जा कर के अंदर से कुंडी लगा लेते,
घंटों घंटों उन्हीं के कमरे के अंदर रहते। तो ये कहती है मुझे चीज़ बहुत अजीब लगने लगी कि भाई ये उनके कमरे में ऐसे क्यों चले जाते हैं, और ये चीज़ जो है खुल्लम खुल्ला हो रही है घर के अंदर, सबको पता है ये चीज़। इनफैक्ट जो इनके पति हैं उनके बड़े भाई को भी ये बात पता है, पर ये बताते हैं कि जो इनके पति के बड़े भाई हैं वो कुछ मतलब मानसिक तौर पे थोड़े वो बीमार हैं, वो हर समय अपना ऐसा सरसा खो जाते रहते हैं, अजीब तरीके से इधर उधर देखते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि उनको भी ना शायद इन लोगों ने कुछ किया हुआ है। अच्छा, ये तो अब होने ही लगा था, तो अब इस चीज़ से भी परेशान रहने लगी कि भाई पति वहाँ पे क्या करने के लिए जाता है। लेकिन ये बताती हैं मेरे को संस्कार मिले होते कि चुप रहना है, जो हो उस चीज़ के अंदर एडजस्ट करना है, जो हो उस चीज़ के अंदर एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि क्या है कि पहले ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती थी कि लड़की को क्या है कि कुछ भी हो रहा हो, एक्चुअली में जो अपने जो खुद के घर वाले हैं ना, खुद के घर वाले ही अपनी बेटी को जो है ना काम वाली बनने की, एक केवल एक एसेट बनने की, एक रिसोर्स बनने की ट्रेनिंग देकर के भेजते हैं। मतलब एक आदर्श बहू कौन है? आदर्श बहू वो है जो कि एक्चुअली में है काम वाली और बाहर सबको प्रेजेंट करने के लिए जो है एक ट्रॉफी वाइफ है। ठीक है, तो इसकी ट्रेनिंग इनके पिताजी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है पूरे इस केस के अंदर हमने खैर ये वाली बात बहन को बहुत ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि जो चीज़ बीत गया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो आज बात करनी है ना कि आज इनको क्या करना चाहिए। तो बहरहाल लेकिन हमारे को यहाँ दिख रहा था कि इनके पिताजी की बहुत ज़्यादा गलती रही है, और अगर इनका पूर्व जन्म देखा जाए तो उसके अंदर इनके पिताजी से भी इनका बहुत हिसाब किताब निकलेगा, क्योंकि इनके पिताजी ही निमित्त बने हैं इस नर्क के अंदर इनको भेजने के और इस नर्क के लिए इनकी ट्रेनिंग कराने में। तो बहरहाल तो ये बताती है कि भाई ऐसे होने लगा कि वो जाने लगे। थोड़े टाइम में ये बताने लगे कि जो इनका टॉवल ये यूज़ करते हैं उसका कपड़ा कहीं से कटा हुआ इनको दिखने लगा, जैसे एक पीस किसी ने काटा है। इनकी जो साड़ियाँ हैं उनमें से कुछ पीसेस कोई काट लेता है। उसके बाद ये बताते हैं कि जहाँ इनका सिराना होता है, इनको अपने सिराने के नीचे कीलें, जो नेल्स होते हैं, कील पड़ी हुई मिलने लगी। जो इनका कमरा है, बिल्कुल कमरे की चौखट पे इनको कीलें पड़ी हुई मिलने लगी, जो कि ये कुछ चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का प्रयास कर रहा है। तो ये बताती है कि पूरे प्रकार से जैसे मुझसे कोई अजीब सी दुश्मनी सी थी। और ये अच्छा, एक इन्होंने बहुत ही विशेष बात बताई, इन्होंने बताया कि इनके पति तो इनको मतलब आप रोज लगा लीजिए, रोज पीटते ही पीटते थे। अब ये बताती है कभी सास मुझे पिटवा देती, सास का मन कर जाता, वो पति के कान भर रही है, कुछ बोल रही है, पति सीधा कमरे में आएगा, पीट देगा। कभी इनको ऐसा दिखाई देगा कि इनका पति इनकी भाभी से कुछ बात कर रहा है, वो अंदर आएगा, वो इनको उठा करके पीट देगा। फिर ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने इनके ऊपर जैसे गलत तरीके से ट्राई करने का प्रयास किया कि भाई तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और उस समय पर इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने इनको कुछ छूने का प्रयास किया, तो कुछ ऐसा था कि भाई इनको कहा कि भाई मैं मदद कर सकता हूँ, कि भाई तुम मेरा ध्यान रखो तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। कह रही जब ये बात हुई तो मैं एकदम दूर हट गई और एकदम ऐसे मैं घिनौनेपन से अपने अंदर भर गई कि भाई आप मेरे पिता समान हो, आप ये कैसी बातें मेरे से कर रहे हो, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा मुझसे। तो जब इस प्रकार से इन्होंने अपने ससुर जी को रिस्पॉन्स दिया तो इन्होंने उनकी आंखों में देखा कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, कि उनकी ईगो हर्ट हो गई है, उनके मन में कुछ इच्छाएं चल रही थी और वो ऐसे झटक करके चले गए। और मतलब ये था कि इनको पता लग गया कि भैया अब के बाद तो जो है मुझे लगता है कि भाई मेरी शामत आ गई है। अब ये बताते हैं कि इसके बाद से इनके जो ससुर जी हैं, पहले ससुर जी जो है वो थे कि न्यूट्रल रहते थे सारे अत्याचार को देखते हुए, लेकिन इसके बाद इनके जो ससुर जी हैं वो भी इनसे चिढ़ने लगे। फिर ये बताते हैं कि थोड़ा समय आगे बढ़ा तो कुछ ऐसा होता था कि जब इनके पति घर से चले जाया करते थे तो इनको क्या करते थे वो लोग, इनकी एक प्लास्टिक की चेयर होती थी, प्लास्टिक की चेयर पे बिठाते थे, इनकी सास, इनके ससुर और इनकी भाभी इनके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटते थे, चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटते थे और देखते थे और इनको बोलते थे कि तू जो है तू उसे छोड़ दे, तू मान जा, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, तेरे को मौका दे रहे हैं, छोड़ दे इसको, चली जा यहाँ से चुपचाप,
हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये बताती हैं कि मैं वहाँ पे इसलिए भी अत्याचार सह रही थी क्योंकि मुझे था कि अगर मैं ये घर छोड़ करके अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी तो मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। कह रही है सालों सालों तक जो इनके अपना जो इनका मायका है उनके अंदर ये बात ही नहीं पता चली कि इनके साथ ऐसा कुछ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है देखो दोस्तों, मतलब ऐसी ऐसी घिनौनी बातें हैं कि अभी बताने में भी हमें लगता है कि हम ये एक आध्यात्मिक लेवल पे हम ये सेवाएं चला रहे हैं और ऐसी बातें हम इस वीडियो के अंदर बोले। लेकिन क्या करें, ये माताओं बहनों का, अभी इस बहन का ये जिंदगी की बहुत बड़ा दर्द है ये। तो क्या क्या हो सकता है, मतलब जैसे बहन जब बता रही थी ना, कह रही भाई जी मैं आपको कहानी बताऊंगी ना, आपको लगेगा कि आपको एक क्राइम पेट्रोल का जो है ना एपिसोड देख रहे हो। तो दोस्तों मतलब बहुत सारी बातें जो हमें खुद विश्वास नहीं होती हैं, लेकिन कोई इतने दर्द में है, इतना रो रो करके बता रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में अब पागल हुआ पड़ा है, तो कैसे नहीं हुआ होगा उनके साथ ये सब कुछ। तो ये बताती हैं इनके पति जो हैं, इनके पति इनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रपोज करते थे कि भाई इस जो संबंध है उस संबंध के अंदर कहते थे कि जो इनके पति हैं वो कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती हो, जैसे मैं करना चाहता हूँ तुम वैसे नहीं कर पाती हो, मतलब अननेचुरल तरीके हो, मतलब बहुत कुछ जो है इनके पति प्रपोज करते थे जो कि ये इनको पसंद नहीं था। अब ये बताती हैं कि उसकी वजह से पति नफरत करता था बहुत। फिर ये कहती हैं इनके पति ने इनको कुछ ऐसा प्रपोज करना शुरू किया कि ग्रुप में हम लोग इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और लोगों के साथ ऐसे ऐसे। तो ये कहती हैं कि मैं तो मरती जा रही थी अंदर ही अंदर कि क्या बातें हो रही हैं मेरे साथ, कौन सी दुनिया में आ गई हूँ मैं। तो ये ऐसे कभी उसके अंदर कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। तो पति इससे बहुत ज़्यादा वो थे। फिर पति कुछ ऐसा भी वो करते थे कि पूरी तरह से, दोस्तों अब क्या क्या बोलें इसके अंदर, कि महिलाओं के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, पुरुष के साथ, ये सब। तो पति कहते थे कि ये सारे तुम इसके अंदर मेरे साथ आओ, हम खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि मैं ऐसी किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और कहते कि आप ये देखिए कि अगर पति और भाभी ऐसी किसी चीज़ के अंदर है तो समझ में आती है। यहाँ तो ससुर भी जो है मतलब उसी दिशा के अंदर, आज तक भी इनके ससुर जो है वो ऐसे वीडियोस देखते हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब मैं एक राक्षसों के घर के अंदर चली गई थी जिसके अंदर रहना मेरी मजबूरी थी। उनको लगा था कि शायद ये बहू आ जाएगी, इसको हम अपने हिसाब से अपने इस माहौल के अंदर ढाल लेंगे। ये वो सब करना नहीं चाहते थे और अपने घर ये वापस जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने इसलिए सारा जो है अत्याचार ये सहते रहे। अब फिर भी जो है अब इनके पति की जो भूख है वो तो समाप्त नहीं होती थी। तो इनके 2 बच्चे भी हुए, इनकी एक बेटी हुई, फिर इनका एक बेटा हुआ। अभी आज का जो इनका परिस्थिति है वो ये बताते हैं कि कुछ वर्षों से इनके पति का कुछ वहाँ पर कुछ आपस में उन लोगों का कुछ थोड़ा बहुत हो गया, जिसकी वजह से इनके पति ने एक अलग घर ले लिया। अब ये बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से, शायद 4-5 सालों के अंदर, इनको 15-16 साल हो गए थे ये अत्याचार सहते हुए, तो ये बातें कुछ इनके घर के अंदर खुली अब जा कर के। पर ये बताते हैं कि जो इनके 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। एक बड़ा भाई है, उसके थ्रू ये बातें पता लगी थी। वो बड़ा भाई इनका सपोर्ट करने के लिए आता था, कुछ उसके तरफ से प्रेशर बनना इन लोगों के ऊपर शुरू हुआ था। अब ये बताती हैं कि लोग डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने कराया था। इनके जो बड़े भाई हैं जो कि इनके सपोर्ट में खड़े होते थे कि मेरी बहन के साथ आप ऐसा सब नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ झगड़े वगड़े करने शुरू कर दिए थे। तो कुछ समय के बाद जो इनके बड़े भाई हैं उनका मर्डर कर दिया गया। अब मर्डर करने में इन लोगों का हाथ नहीं था, वो उन्हीं का कुछ बिजनेस डील का वो था। लेकिन ये कहते हैं कि शायद इन्होंने कुछ उनके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ कराया जिसकी वजह से ये हुआ। खैर वो वाली चीज़ तो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, लेकिन ओवरऑल बात जो एस्टैब्लिश थी वो ये थी कि इनके मायके में से एक ही पुरुष ऐसा था जो कि इनके सपोर्ट के अंदर खड़ा हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई, उनका मर्डर हो गया। और इनका एक छोटा भाई है। ये बताते हैं कि इनके छोटे भाई का इनके ससुर जी से पता नहीं क्या कनेक्शन है, वो 1 नंबर का चापलूस है। इनके घर आता है तो इनके ससुराल वाले इनके छोटे भाई की बहुत ज़्यादा आवभगत भी करते हैं और वो इनके ससुर जी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है। उसके सामने भी मेरे शरीर पे चोटें हैं, निशान हैं, तो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है, वो आके मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता।
तो वही वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ रिपोर्ट देता होगा, और वो पहले से आ रहा था। तो ये कहती हैं कि मेरा छोटा भाई पता नहीं कैसे, कुछ इससे भी मेरा हिसाब किताब है, उसने कभी बताया ही नहीं घर के अंदर। अच्छा, अब ये बताती हैं कि इस पूरी ये जो घड़ी है, इसके अंदर जो सांत्वना देने वाली एक महिला थी इनके जीवन में, जो कि इनकी बड़ी बहन थी। अब बड़ी बहन जो सांत्वना देती थी, वो करती थी, तो ये बताते हैं कि जैसे हम किसी शादी में गए, अपने मायके में किसी फंक्शन के अंदर गए, तो पहले तो सासू माँ एक एक पैसे का हिसाब लेती थी, तो मैं हर चीज़ उनके हाथ में रख देती थी। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं थोड़ी समझदार हो गई, तो मैंने कुछ पैसा जोड़ना अपने साथ शुरू किया। वो पैसा जब मैंने जोड़ना शुरू किया, तो ये बताती हैं कि इनके पास 4 से 5 लाख रुपए कई वर्षों के अंदर जा करके, जो कुछ इधर से मिल गए पैसे, कुछ उधर से मिल गए, कुछ पति से खर्चा लिया कि मेरे को अभी किसी डाइट की आवश्यकता है, 70 रुपये 100 रुपये ऐसा लिया पति से, तो भूखे रह करके उसको जोड़ लिया पैसे को। ये बताती हैं कि वो सारा पैसा मैं अपनी बड़ी बहन के पास जोड़ रही थी। कहते हैं मेरी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक समय आया जब मैंने चाहा कि भाई मैं एक स्टेप ले लेती हूँ। अब मेरे 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं अब यहाँ से अलग हो जाती हूँ, कुछ अपना काम वगैरह खोलती हूँ, किराए पे कहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। तो कहती हैं कि जब मैंने अपनी बड़ी बहन से पैसे मांगे, तो बड़ी बहन ने कहा कि मैंने तुझे पैसे दे तो दिए थे। कहते हैं बड़ी बहन मुकर गई सामने से कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कह रहे कभी कहती है कि तूने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं, कभी कहती हैं कि कौन से पैसे जो तूने मेरे पास जोड़े, मैंने तो तेरे को पैसे दे दिए थे, जो तू देती थी साथ साथ ही तेरे को दे देती थी कुछ समय बाद पूरा करके। तो ये कहती हैं कि मेरी जो बड़ी बहन है, उसने जब मुझे ऐसा धोखा दिया, और मेरा छोटा भाई, एक ही बड़ा भाई मेरा साथ में खड़ा होने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई, जो मेरा सहयोगी था। बाकी जो मेरे अपने भाई बहन हैं जिन पे मुझे इतना भरोसा था, उन लोगों ने भी मुझे पूरी तरह से जो है वो धोखा दे दिया। तो अब आज जब ये बहन हमसे फ़ोन के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे थे, जूम के माध्यम से हम ये सेशंस करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा था कि इनके पति अपनी फैक्ट्री से बार बार घर आ जाते हैं। 2-3 बार उनके पति बीच में आए, तो इनको अपना फ़ोन छुपाना पड़ा कि मैं बात बता रही हूँ, अगर ये बात पता लग गई ना, तो आज ही मेरा मर्डर ना कर देंगे लोग, मेरी आज फिर धुनाई हो जाएगी अगर पता लगी कि ये बात बाहर गई है। कह रहे हैं कि आसपास का जो समाज है उसके अंदर मेरे घर वालों ने इस प्रकार से साबित कर दिया है कि ये पागल है। लेकिन ये बताती है कि मैं जानती हूँ। कह रही भाई जी देखो, मेरा दिमाग तो खाली हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आता अब, क्योंकि मैं इतना कुछ झेलती आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक उम्मीद थी, वो पैसे जोड़े थे और वो भी जो बड़ी बहन है उसने खा लिए। पिताजी की अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब अमूमन तौर पे दोस्तों, जो बहन का पूरी ये जो परिस्थिति हमने इनका आकलन किया। अच्छा, ये भी बताते हैं कि इनकी जो बेटी है, बेटी लगभग 19-20 वर्ष की हो गई हैं, और सपोर्ट कोई नहीं था बेटी के पास, लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अपने किसी मेरिट के बेसिस पे और खुद ही यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर करके इनकी जो बेटी है फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एडमिशन ले लिया। और इनकी जो बेटी है उसने पहले ही अपने कुछ नौकरी की भी वहाँ पे व्यवस्था कर ली, कुछ काम की भी व्यवस्था कर ली। कैसे करके इनकी जो बेटी है वो फॉरेन चली गई हैं। ये बताते हैं उसके अंदर जो बेटी का जो टिकट का खर्चा है वो तो इनके पति ने ही किया है, वो भी वो करना नहीं चाहते थे। बहुत ज़्यादा घर के अंदर झगड़ा हुआ, बेटी ने झगड़ा किया, कैसे ना कैसे करके। ये बताते हैं उस समय कुछ इनके पति की बुद्धि फिरी और बेटी की टिकट करा दी इन्होंने। और कहते हैं कि बेटी जो है मेरी भी कुछ वर्षों से भारत से बाहर है, वहीं पर रह करके पढ़ाई कर रही है, वहीं पर वो अपना काम कर रही है, तो और वहीं पर वो जो है सेटल होने वाली है। तो इनकी बेटी कहती है कि मम्मा मुझे कुछ साल दो, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। अब दोस्तों, आमूमन तौर पे कोई व्यक्ति जो ऐसी बहन की परिस्थिति को देखे, तो बहन कहती कि भैया मैं क्या करूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो कोई भी बोलेगा तो व्यक्ति यही बोलेगा कि भैया इनको छोड़ो, कैसे भी करके अपने लिए बाहर नौकरी ढूंढो और नौकरी करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें जो बहन की स्थिति नज़र आ रही थी, हमें नज़र आ रहा था कि अभी इनका वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है कि ये कुछ भी अभी किसी को दे सके। मतलब कि जब आप कोई नौकरी करने जाते हो तो उसके अंदर आपको मेहनत करके देना होता है अपने एम्प्लॉयर को ना, कुछ कंट्रीब्यूट आप करते हो, उसके अवज में वो सैलरी देते हैं। तो इनकी जो हालत हमें नज़र आ रही थी, हमें दिख रहा था कि किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति के अंदर नहीं है। थोड़ा हमने इन बहन को अभी से ही ट्रेन किया इस चीज़ के ऊपर कि अपनी बेटी से भी आप आस ना रखें कि बेटी आपको इसमें से निकालेगी। बेटी की भावना बहुत शुद्ध है,
लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। आने वाले 2 साल में, 3 साल के अंदर क्या परिस्थिति बनती है, तो आपको नहीं पता कि वो उस चीज़ के अंदर सक्षम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपको ही फिर उसको सपोर्ट करना पड़े। प्रेम है, ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन भाई बहन जो हैं उनसे भी तो यही आस थी ना कि मेरा छोटा भाई मेरा कुछ सहयोग कर देगा, या बड़ी बहन के पास मेरे पैसे जुड़ जाएंगे। पिछले 5 साल आपने यही देखा ना कि भाई जुड़ जाएंगे, अब मैं निकल जाऊंगी, फिर एन मौके पे कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, धोखा मिला। तो हमने बहन को कहा कि हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर आप और झेलो मत कि मुझे बस 2 साल 3 साल और बर्दाश्त करना है, क्योंकि पता नहीं कितनी कैपेसिटी है आपकी। तो बहन ने कहा कि हाँ भाई जी, मेरा तो कई बार मन भी करता था कि भाई मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन बस यही है कि बच्चों का क्या होगा, ये सोच करके मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों हमने बहन को प्रपोज किया कि बहन, आपको राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन हमने इसलिए कहा क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर डेली क्लासेस होती हैं, और उन डेली क्लासेस से आपको डेली एक सपोर्ट मिलता है। इन सेंटर्स को चलाने वाली टीचर बहनें होती हैं जो कि वर्षों से योग साधना कर रही होती हैं। उनको अनुभव होता है कि माताएं बहनें किस प्रकार के अत्याचार को अपने परिवारों के अंदर फेस करती हैं। तो आप उनसे 1-to-1 में भी जब आप डिस्कशंस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस वो दे पाती हैं, किस प्रकार से आपको चलना चाहिए, तो वो दे पाती हैं। और परमात्मा के साथ योग जोड़ने से, साधना करने से क्या होता है कि जो आत्मा की जो शक्ति चली गई है, जो पूरी तरह से खींच ली है शक्ति इन सभी लोगों ने जो कि आपके आसपास हैं, तो वो जो चीज़ है उसकी पूर्ति होने लग जाती है। जो सब ये आत्मा जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, मतलब उसकी जो रोशनी एकदम चली गई है, तो पहले वो भरनी शुरू होती है। तो हमने बहन को रेकमेंड किया कि आप जाकर के राजयोग मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि ताकि आप जो है अपने आप में दोबारा जो है सशक्त होने लग जाएं। एक बार जब आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि भैया हाँ मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि हाँ मेरा जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो अब कम हो रहा है, मैं अब सोच पा रही हूँ। बुद्धि जो है ना बहुत ज़्यादा बोझिल फील हो रही थी उनकी एनर्जी हमारे को, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई मैं हल्की हो रही हूँ, मैं हल्की हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। तो हमने बहन को बोला कि अभी कुछ समय आप पूरी तरह से आप कमिट करो अपने आप को कि मुझे योग साधना करके अपने आप को जो है इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को जो है इस परिस्थिति से बाहर निकालना है। प्यारे दोस्तों, आप सभी के मन में एक बात ये भी आ रही होगी कि हमने बहन को ऐसा कोई रिकमेंडेशन क्यों नहीं दिया कि भाई आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको इस चीज़ को रेज़ करना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम फिज़िकली जाकर के तो बहन के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। और बहन की जो अपनी मानसिक अवस्था है अभी, हमें नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी ऐसे किसी जोन के अंदर हैं अभी, क्योंकि उनको इतना खाली कर दिया गया है 20 साल में। लिटरली जैसे राक्षस खा जाते हैं ना किसी व्यक्ति को, इस प्रकार से उनको खा करके ख़त्म कर दिया गया है कि हमें नहीं लग रहा कि अभी वो किसी भी प्रकार की फाइट की जो है स्थिति के अंदर हैं। अभी ये जो बहन है इनको अभी पालना की आवश्यकता है, इनको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ पर इनको प्रेम मिले, जहाँ पर इनको विश्वास मिले कि हाँ भाई लिटरली निस्वार्थ कोई मेरा सहयोग करना चाहता है। वो भावना की इनको आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हैं। इसलिए अभी हमने इनको राजयोग मेडिटेशन का रास्ता दिखाया। खून तो बहुत उबाल मार रहा था हमारा भी बहन की कहानी सुन करके कि ऐसे राक्षस सच में हो सकते हैं क्या। लेकिन दोस्तों अभी बहन की स्थिति देख करके हमें नहीं लगा कि ये ऐसे किसी हालत के अंदर हैं कि किसी भी प्रकार के फाइट कर सकते हैं, अभी सक्षम नहीं है। इसलिए उस दिशा में हमने इनको डायरेक्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि बहन अभी हील करें, बहन थोड़ा जो है मेंटली स्टेबल हो जाएं, उसके बाद फिर देखें कि क्या करना है, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसके प्रति एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन अभी ये स्थिति में नहीं है। इसलिए इन लाइंस पे हमने बहन को अभी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। बात क्या है कि अभी उनकी स्थिति नहीं थी, तो एक बार थोड़ा वो एक नॉर्मलसी के अंदर आ जाए, थोड़ा शक्ति को गेन कर लें, उसके बाद फिर आगे का हमने बहन को कहा कि आप हमारे साथ टच में रहिएगा। फिर जो आपकी परिस्थिति हमारे को दिखाई देगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए या कैसे आपको इस परिस्थिति से निकलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसी के तर्ज पे एक हमारे को संकल्प भी आया है, केवल 2-3 मिनट ही और लेंगे, और वह ये है दोस्तों, हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि इतने लेवल के जो अत्याचार हैं उनको अपने जीवन के अंदर फेस कर रही हैं, और ये माताएं, ये बहनें इन अत्याचारों को केवल इसलिए फेस करती रहती हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे नज़र आते हैं।
कि मैं अगर इससे वो निकल गई, मान लो मैंने कुछ कर लिया या मैं बाहर निकली, तो ये मेरे बच्चों के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके भविष्य की इन माताओं बहनों को चिंता होती है, ये माताएं बहनें खुद ये सारे अत्याचार जो हैं वो सहती रहती हैं। तो हमने ये जो बहन है, अभी इनको तो कुछ हमने नहीं कहा, लेकिन इस तर्ज के ऊपर दोस्तों हम कुछ परमात्मा ने संकल्प दिया है एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने का। दोस्तों हम पशु जो सेवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनसे संबंधित एक शाला खोलने का, जहाँ पर इन पशुओं की पालना होगी, जो स्ट्रे जो पशु होते हैं, चाहे डॉग्स हों, चाहे काउज़ हों, चाहे बुल्स हों, विशेषकर जो कि पूरे शहर में घूमते रहते हैं, जिनको डिसोन कर दिया जाता है क्योंकि अब उनसे कुछ मतलब नहीं निकल रहा है उन लोगों का जिनके घर में ये पशु पैदा होते हैं, जो पशुपालन करते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए, हमारे आसपास के पूरे एरिया को क्लीन रखने के लिए, यहाँ पे जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए हमारा हमारा संकल्प था। अभी उसका कुछ प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल आगे चल रहा है। तो कई यहाँ पे जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, और तो वहाँ से भी काफ़ी इसके ऊपर अभी सपोर्ट की बात चल रही है। जब ये थोड़ा मटीरियलाइज़ होगा तो उसके बाद अपने चैनल पे भी आप लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में हम बताएंगे। तो हमारे को ऐसा संकल्प आ रहा था कि ऐसे परिस्थिति के अंदर जो लोग होते हैं, जब इस इनिशिएटिव को हम लाइव करवाएंगे परमात्मा हमसे, तो उसके अंदर ऐसी माताएं बहनें है ना, और ऐसे लोग जो कि इस वजह से अत्याचार को सहते जा रहे हैं, आप केसेस तो हमारे पास आते ही रहते हैं, तो हम कुछ ऐसा प्रयास करने का सोच रहे हैं। हमारे को पता नहीं कितना भगवान करवा पाएंगे, हमसे करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हमारा संकल्प ये है कि कुछ हम ऐसा फॉर्मेट बनाने का सोच रहे हैं कि उसके अंदर इन लोगों को अब्जॉर्ब कर लिया जाए। जैसे एक टेम्पररी एकोमोडेशन ऑफ फ्यू मंथ्स उनको प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर उनको कोई स्किल भी सिखाया जाएगा। और मीनवाइल कि मान लो 6 महीना 1 साल के लिए हमने किसी बहन को अपने साथ जोड़ा कि आप यहाँ पे रहें, यहाँ पर आप सेवा करें, यहाँ पर आप काम सीखें, पशुपालन से संबंधित भी कुछ चीज़ें इनको सिखाने का प्लान है। और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट जो प्रोजेक्ट है, जो मॉडल है, कुछ रेडी उसके अंदर किया जा रहा है, अच्छे स्पेस के अंदर बनाने का प्लान है इस चीज़ को। तो वहाँ पे इनको एब्जॉर्ब किया जाए, और उस समय जो इनके बच्चे हैं उनके एजुकेशन वगैरह का भी माताओं बहनों को चिंता होती है। तो उसके लिए हमारे अपने बेटे जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमने बात की है, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कि डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बच्चों को वो स्कूल जो है एब्जॉर्ब करे। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो स्कूल है बच्चों की मदद करे, बच्चों की एजुकेशन की रीति जो पालना है उसके अंदर सहयोग करे। तो उन ट्रस्टीज़ का भी हमारे को बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा प्राइवेट बड़ा स्कूल है तो आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे अभी थोड़े समय के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है इसका नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, जब कुछ ब्लैक एंड वाइट में प्रॉपर हमारे पास होगा, टाइमलाइंस हमारे पास होंगे, तो इस सर्व जंतु कल्याण का जो ये प्रोजेक्ट का जो संकल्प आ रहा है, इसके बारे में भी विस्तार में आप सभी के साथ हम जानकारी साझा करेंगे, जिसके अंदर आने वाले समय में जब वो शुरू हो जाता है तो कुछ आप लोगों से भी सहयोग की आशा होगी, वॉलंटियर्स की भी हमारे को आशा होगी कि कुछ वॉलंटियर्स मिलें जो समय समय पर आकर के इस सेवा के अंदर हमारे साथ सहयोगी बने, और विश्व कल्याण के कार्य के अंदर, जन कल्याण के कार्य के अंदर अपना सहयोग दें और अपना भी भाग्य बनाएं, और हमारा भाग्य बनाने में हमारी भी सहायता करें। तो दोस्तों, ये थी आज का जो काउंसलिंग का पूरा केस है जो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। इन बहन का हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है तो इनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे लगते हैं, कभी कभी 3.5 घंटे भी लगते हैं। तो इनके पास वो स्थान ही नहीं है कि इनका PLR हो सके। तो बहन से बात हुई है, जब कभी इनका PLR होता है तो, और इनके पूर्व जन्म की भी जो कहानी निकल करके आती है कि क्यों इन बहन को इतना ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ा, वो भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा जो एक काउंसलिंग का केस है जो हमने आपके सामने शेयर किया, जो रिकमेंडेशंस हमने दिए उसके अंदर आपको क्या पसंद आया। और अपने कमेंट करके दोस्तों आप अपनी राय भी हमारे को देते रहा कीजिए। भले ही हम ज़्यादा कमेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स को हम पढ़ते ज़रूर हैं जब भी हमें समय मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, मुलाकात होगी आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।